नमस्कार। अपने पाठ्यक्रम में चल रहा है अभी काव्य दोष। काव्य दोष में आपने पढ़ लिया काव्य दोष का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपने पढ़ा कि काव्य दोषों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कई विद्वानों के द्वारा इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया है कि वाक्य दोष और रस दोष को अलग अलग बता दिया है। तो कुछ विद्वानों ने वाक्य को और रस को एक ही माना है। तो अपने जो 3 दोष से पढ़े हैं उनमें शब्द दोष को ही कहते हैं पद दोष, और पद दोष को ही कहते हैं युक्त संस्कृति दोष। इसके बाद में आपने दूसरा जो दोष पढ़ा वो था वाक्य दोष। वाक्य दोष का दूसरा नाम है रस दोष, और तीसरा जो दोष है वो है अर्थ दोष, जिसकी आपने विशेषताएं पढ़ी हैं, लक्षण पढ़े हैं, और पीडीएफ भी आपने पढ़ लिया होगा, होमवर्क भी आपने कर लिया होगा। देखिए बेटा, जो चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं उन्हें आप पीडीएफ के माध्यम से भी उनका अध्ययन करें। हाँ, अगर किसी टॉपिक की किसी बिंदु की आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप कमेंट करें, या फिर मेरे पास से पर्सनल तौर पर व्हाट्सअप कर दें। मैं ज़रूर आपको वो पीडीएफ या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या फिर उनको पीडीएफ को दोबारा डाउनलोड आपकी वेबसाइट पर कर दूंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो काव्य दोष हैं। आपके पाठ्यक्रम में 10 काव्य दोष हैं, तो 10 काव्य दोषों का अपन अध्ययन करेंगे। उनमें कौन कौन से प्रमुख दोष हैं, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रमुख दोष, जिनमें पहला जो आपका पाठ्यक्रम का जो पहला दोष दिया हुआ है वह दोष है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष। देखिए बेटा, यहां शब्द को समझिए आप। शब्द क्या है? शब्द है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है बेटा? सुनना होता है। और कटु का मतलब होता है कड़वा या कठोर। कड़वा या कठोर। बेटा ये तो अर्थ हुआ। अब आप यहां देखिए क्या लक्षण होते हैं श्रुति कटुत्व दोष के, कि जब किसी पद में, जब किसी काव्य पंक्ति में यानी किसी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठोर लगते हैं, सुनने में कड़वे लगते हैं। कड़वे का मतलब कठोर होता है, अर्थात जिनका अपन उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, वे श्रुति कटुत्व दोष कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? श्रुति कटुत्व दोष कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठोर या कड़वे प्रतीत होते हैं, वहां श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? इसका लक्षण क्या होगा श्रुति कटुत्व दोष का? जब किसी पद या वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठोर प्रतीत होते हैं। अब
ये बात तो है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर ये कठोर प्रतीत है, ये कड़वा लग रहा है, यानी कि इनका ये कठोरता का आभास करवा रहा है। देखिए बेटा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर मैं आपको एक पहचान बता देता हूं कि पहचान यह है कि जब वाक्य या काव्य पंक्ति में तय वर्गीय वर्ण व संयुक्ताक्षरों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वहां श्रुति कटत्व दोष माना जाता है। हाँ, एक बार दोबारा देखिए, श्रुति कटत्व दोष यानी कि जब किसी पद में, जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठोर प्रतीत होते हैं, वे हमें कड़वे लगते हैं। अर्थात जब काव्य पंक्ति में शब्दों के साथ में या तो तय वर्गीय, तय ठे डे ढे, तय वर्गीय का मतलब क्या होता है बेटा, तय ठे डे ढे अने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनकी अधिकता होती है। या फिर क्या होता है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्ताक्षरों में जैसे शब्दों को हलंत के रूप में लिख दिया जाता है, आधा वर्ण लिख दिया जाता है, या फिर क्षेत्र गे श्रेय होते हैं, इनका अधिक प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। देखिए उदाहरण देखिए बेटा, ऐसा जो दोष होता है, इसमें पहचान क्या होती है कि इनका उच्चारण जो होता है, बड़ा मुश्किल तौर पे किया जाता है, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनका उच्चारण करने में कठिनाई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। तो बेटा जो आपने विशेषताएं पढ़ी हैं, जो लक्षण पढ़े हैं, उनमें आप मेरे को बताइए कि कौन सा शब्द आपको थोड़ा सा उच्चारण करने में कठिनता प्रतीत हो रही है। यानी यहां शब्द देखिए, ये शब्द भर्त्सना शब्द, यानी इसका उच्चारण करने में आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कठोर प्रतीत होता है, कठिनता प्रकट हो रही है। यहाँ पर ये संयुक्ताक्षरों का प्रयोग है, यानी कि यहाँ हलंत तय भी आधा है तो रे भी आधा है। तो बेटा जहां पर ऐसे शब्दों की अधिकता होती है, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है, श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। तो यहां पर आपको पहचान ये देखनी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, श्रुति कटुत्व दोष पाया जाएगा। दूसरा है पावन पद वंदन करके, पावन पद वंदन करके, पावन पद वंदन करके प्रभु कब कार्त्यार्थ मिले मुझसे, प्रभु कब कार्त्यार्थ मिले मुझसे। बेटा आप यहां पर बताइए, फिर आपके सामने मैंने उदाहरण लिख दिया है, इस उदाहरण में बताइए कौन सा शब्द आप यहां कौन से शब्द में श्रुति कटत्व मानेंगे, कौन से शब्द में श्रुति कटत्व दोष है, यहां पर कार्त्यार्थ शब्द में श्रुति कटत्व दोष है। कौन शब्द में, कार्त्यार्थ शब्द में
श्रुति कटुत्व दोष है। अब यहाँ पर एक उदाहरण और देख रहा हूं, देखेंगे अपन, उसके बाद में पीडीएफ में और ज्यादा उदाहरणों का प्रयोग करेंगे अपन। यहाँ उदाहरण है त्रिया अलक, त्रिया अलक चच्चू छरवा, त्रिया अलक चच्चू छरवा डसे, त्रिया अलक चच्चू चच्चू छरवा दसे परि जानी, दसे परि ही दृष्टि, पर ही दृष्टि। यहां पर संयुक्ताक्षरों की भरमार है, संयुक्ताक्षरों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो बताइए कौन से शब्दों में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्दों में संयुक्ताक्षरों की अधिकता आ रही है। यहाँ पर त्रिया शब्द भी जो तय और रह दोनों मिलकर के बना है। इसके अलावा ये शब्द देखिए, शब्द का उच्चारण करो, क्या है ये, चक्षु छरवा, चक्षु छरवा। तो ऐसे शब्द जहां पर आते हैं तो श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। तो एक दोष आपका पूरा हुआ, कौन सा, श्रुति कटुत्व, यानी कि ऐसे शब्द जो काव्य में प्रयुक्त होने पर जे उनका उच्चारण बड़ी कठिनता से किया जाता है, बड़ी कठोरता से उनका उच्चारण होता है, यानी सुनने में थोड़ी कठोर से प्रतीत होते हैं, तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा भर्त्सना शब्द है, उदाहरण के तौर पर देखा आपने कार्त्यार्थ शब्द है, उदाहरण के तौर पर देखा आपने चक्षु छरवा शब्द है। तो बेटा ऐसे शब्द जहां पर आएंगे, जिस काव्य पंक्ति में आएंगे, वहां पर आपको श्रुति कटुत्व दोष ही करना है। और श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा आपको याद करनी है। क्या होती है श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा, कि जब किसी पद में या किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठिन प्रतीत होते हैं, कठोर प्रतीत होते हैं, वहां पर एक श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। अब दूसरा जो दोष है वह दोष है बेटा युक्त संस्कृति दोष। युक्त संस्कृति दोष यहां पर क्या है, आपने जो पहला ही वर्गीकरण पढ़ा था, उस वर्गीकरण में आपने देखा था शब्द दोष, पद दोष या युक्त संस्कृति दोष, शब्द दोष, पद दोष या युक्त संस्कृति दोष का आपने अध्ययन किया था। तो शब्द दोष, पद दोष या युक्त संस्कृति दोष की क्या विशेषता होती है, जब किसी काव्य पंक्ति में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, शब्दों में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो वहां पर शब्द दोष, पद दोष या युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। तो सीधी सी परिभाषा है, आपने पढ़ ली तो क्या लिखोगे युक्त संस्कृति दोष की परिभाषा, कि जब किसी पद में या वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि पाई जाती है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, व्याकरण संबंधी त्रुटि पाई जाती है, व्याकरण संबंधी दोष पाया जाता है, तो वहां पर युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। तो लिखिए बेटा परिभाषा, परिभाषा होगी जब किसी पद या वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है जिनमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि, व्याकरण संबंधी अशुद्धि यानी त्रुटि
पाई जाती है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि पाई जाती है, वहां पर युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। युक्त संस्कृति दोष यानी जब किसी काव्य पंक्ति में, किसी पद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, यानी शब्दों को अशुद्ध रूप में लिख दिया जाता है, शब्दों का शुद्धिकरण नहीं होता है, तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाएगा? कौन सा दोष माना जाता है? वहां पर युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण के अनुसार आप बताइए कि इसमें कौन सी अशुद्धि है जिसके कारण यहाँ पर युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, लक्ष्मण मन डोला। बताओ, क्योंकि आपने युक्त संस्कृति दोष पहले पढ़ लिया है, यहां पर कैसी अशुद्धि है, कैसी त्रुटि है जिसके कारण यहाँ युक्त संस्कृति दोष है? बताइए। देखिए बेटा, पद को ध्यान से पढ़िए। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों का लिंग चेंज है, दोनों का लिंग समान नहीं है, जबकि कर्ता जिस लिंग में होता है क्रिया उसी लिंग में होनी चाहिए। यहाँ कर्ता दूसरे लिंग में है और क्रिया दूसरे लिंग में है, इसलिए अशुद्धि आ रही है। यहाँ पर मरम वचन सीता जब बोला, यानी कि सीता ने जब दुखदायी वचन बोले, हरि प्रेरित, प्रभु से प्रेरित जो लक्ष्मण जी थे उनका मन डोल गया, उनका मन डोल गया। तो यहाँ सीता क्या है बेटा? सीता का लिंग है यहाँ स्त्रीलिंग। यहाँ वक्ता स्त्रीलिंग में है, तो बताइए उसकी क्रिया किसमें होगी? क्रिया भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए, लेकिन आप बताइए यहाँ क्रिया किसमें है? पुल्लिंग में है। इसलिए ऐसी व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां पाई जाती हैं, उसके कारण कौन सा दोष है? यहाँ पर युक्त संस्कृति दोष माना गया है। एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, उस उदाहरण में आप ही बताने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, और वह है फूलों की लावण्यता। फूलों की लावण्यता देती है आनंद, देती है आनंद। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। बताओ, लावण्यता शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ सुंदरता, यानी फूलों की जो सुंदरता है वो आनंददायी होती है। लेकिन ये जो लावण्यता शब्द है, इस लावण्यता शब्द में जो ये ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है वह इसकी अशुद्धि को दर्शाता है। शब्द लावण्यता नहीं होती है, शब्द होता है लावण्य। शब्द क्या होता है बेटा? लावण्य होता है। यहाँ केवल इतना ही होगा, फूलों की लावण्य, या इसको इस प्रकार से लिखें, फूलों की लावण्य देती है, फूलों का लावण्य देता है आनंद। फूलों का लावण्य यानी फूलों की जो सुंदरता है बड़ी ही आनंददायी होती है। तो बेटा ऐसे शब्द जिनमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाएगा? वहां पर युक्त संस्कृति दोष माना जाता है। चलिए तीसरा अपन दोष पढ़ेंगे। तीसरा दोष है बेटा
तीसरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। तीसरा दोष कौन सा है? ग्राम्यत्व दोष। ये ग्राम्यत्व दोष है। ग्राम्यत्व दोष क्या होता है? देखिए बेटा, ग्राम्य यानी ग्रामीण, आप इस ग्रामीण शब्द से समझ गए होंगे कि अक्सर होता क्या है, जब किसी साहित्यकार के द्वारा, कवि के द्वारा, आचार्य के द्वारा काव्य रचना करते समय, साहित्य की रचना करते समय उसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साहित्य में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, काव्य में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी कवि के द्वारा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करके उसकी जगह है ग्रामीण संस्कृति के, ग्रामीण परिवेश में बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। तो लिखिए बेटा इसकी परिभाषा कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद या काव्य पंक्ति में, पद या काव्य पंक्ति में साहित्यिक शब्दों की जगह है, साहित्य के शब्दों की जगह है ग्रामीण शब्दों का ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है? ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। देखिए बेटा, अक्सर साहित्य में साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग होता है, कवि के द्वारा साहित्यिक शैली का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक काव्य रचना करते समय कवि या लेखक के द्वारा जब साहित्यिक शब्दों की जगह है ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का प्रयोग कर देता है, तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाएगा? वहां पर कौन सा दोष पाया जाएगा? ग्राम्यत्व दोष पाया जाएगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि जब किसी पद या काव्य में, काव्य पंक्ति में साहित्य के शब्दों की जगह है, साहित्यिक शब्दों की जगह है, की शब्द नहीं, की के बाद में जगह शब्द आएगा बेटा, साहित्यिक शब्दों की जगह है ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है, वहां पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। ध्यान से देखना, साहित्यिक शब्दों की जगह मैंने विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया है, शब्द को मैं विस्मृत कर चुका था, शब्द में भूल चुका था, तो उसे उसी स्थान पर मैंने इसे चिन्ह के द्वारा, विराम चिन्ह के द्वारा उसी स्थान पर लिख दिया है बिना कोई काट छांट किए। तो साहित्यिक शब्दों की जगह ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है, उसे ही ग्राम्यत्व दोष कहते हैं। उदाहरण के द्वारा अपन स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है, क्या है उदाहरण? मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। उदाहरण देखो बेटा, मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहां देखिए बेटा, मूंड शब्द साहित्यिक शब्द है? नहीं। मूंड का मतलब मस्तिष्क। मूंड का मतलब क्या होगा? मस्तिष्क।
यानी कि यहाँ होना चाहिए मस्तिष्क पर मुकुट धरे शोहत है गोपाल, या मस्तक पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यहाँ मस्तक शब्द होना चाहिए था, मस्तिष्क शब्द होना चाहिए था। लेकिन अपन अक्सर जो गांव में लोग बोलते हैं वो सिर को कई बार मूंड शब्द बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूंड शब्द बोल देते हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क शब्द की जगह है मूंड शब्द का अर्थ का प्रयोग किया गया है। मूंड का मतलब होता है माथा, मूंड का मतलब होता है मस्तिष्क। तो ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर कौन से शब्द दोष पाया जाता है, कौन सा दोष माना जाता है? वहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है, ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। अब आप एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण अपन और हल करते हैं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। यहां देखिए, खोपरी, खोपरी में पड़ती पनहैया, खोपरी में पड़ती पनहैया प्रति पनहैया ब्रज नारिन की, ब्रज नारिन की। यहां देखिए बेटा, बात यही है, खोपड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? खोपड़ी, 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 खोपड़ी भी ग्रामीण शब्द है। यहां क्या होगा? वही बात, मस्तिष्क। सिर पर पड़ती है पनैया, तो यहाँ खोपड़ी शब्द ग्रामीण संस्कृति का शब्द होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? ग्राम्यत्व दोष का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इस प्रकार से जहां पर ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा दोष पाया जाएगा? वहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। इसके और उदाहरण आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। आज अपन ये 3 ही दोष पढ़ेंगे, श्रुति कटत्व दोष, युक्त संस्कृति दोष और ग्राम्यत्व दोष। श्रुति कटत्व में क्या पढ़ा आपने? यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो सुनने में कठोर होते हैं, जहां पर टैवर्गीय या फिर संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है युक्त संस्कृति दोष, यानी जहां व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, व्याकरण संबंधी त्रुटियां काव्य में पाई जाती हैं, तो वहां पर युक्त संस्कृति दोष पाया जाता है। और तीसरा है ग्राम्यत्व दोष, यानी जहां पर साहित्यिक शब्दों की जगह ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन सा दोष पाया जाता है? वहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। तो ये बेटा 3 दोष आपने पढ़े, आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, इनका पीडीएफ से गृह कार्य कीजिए और इनका अध्ययन कीजिए। बाकी जो अभी 3 हो गए तो 7 और बचे हैं, अपन 2 क्लासों में इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम ज़्यादा ले लेंगे, तो 2 क्लासों में इनको पूरा कर लेंगे और उदाहरण देखेंगे अपन। धन्यवाद।